photoelectric effect that was discovered by accidentally in 1887 by Hertz, but he did not pursue a study of the phenomena. तो हुआ क्या था कि जो हर्ट्स थे वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रिलेटेड टू द ईएम रेडिएशन, कि ईएम रेडिएशन को आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे और रिसीव कैसे करेंगे। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने दो कोयल लगाई हुई थी, तो उनको क्या दिखा कि उन दो कोयल्स के बीच में एक स्पार्किंग दिखी। उस स्पार्किंग को उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया कि ये अच्छे से मैं इसको ऑब्जर्व कर पाऊँ, वो डार्क रूम में गए, लेकिन डार्क रूम में उन्होंने देखा कि जो स्पार्किंग है वो वहां पे नहीं दिख रहा है। जब वो फिर से वापस से उन्होंने जो सेटअप है अपना लाइट में लगाया तो स्पार्किंग वापस से उनको दिखने लगा। तो वो जस्ट अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दैट इज रिलेटेड टू ईएम रेडिएशन की कैसे प्रोड्यूस करते हैं और कैसे रिसीव करते हैं। दो कोयल उन्होंने लगाई हुई थी और उसके बीच में उनको एक स्पार्किंग दिखी। जो स्पार्किंग किसके कारण हुई थी, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही हुई थी। तो इतना उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने इससे आगे इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो ये जो मेनली डिस्कवर हुआ था वो हुआ था 1887 में बाई हर्ट्स। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर इन 1888 बाय हर्ट्स स्टूडेंट, एक हर्ट्स के स्टूडेंट थे विल हेल्म होलवोच, उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए 1888 में और इसको डिफाइन किया एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट उन्होंने भी कोई ज्यादा रूल्स वगैरह इसके रिलेटेड नहीं दिए थे। इसके बाद क्या हुआ, 1899 में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया यही इसी से रिलेटेड, इसी को दोबारा से। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे जो एमिशन हो रहा है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इतना बताया था, बट कैसे क्या क्यों हो रहा है उन्होंने भी ज्यादा नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना ही बताया कि जो आप प्लेट्स लगा रहे हो वहां से जो एमिशन हो रहा है जिसकी हेल्प से सर्किट में करंट फ्लो होगा, वो आपके क्या पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद फिर जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया था, जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन थी, जो एक्सपेरिमेंटल रूल्स थे, वो दिया गया था फिलिप लिनर्ड के द्वारा। वो भी हर्ट्स के ही फॉर्मर रिसर्च असिस्टेंट रहे थे। फिलिप लिनर्ड, उन्होंने 1902 में एक पूरा सेटअप स्टेब्लिश किया अपने लैब में और उसके बाद सब कुछ एक्सप्लेन किया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे निकल रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, जो करंट है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ओके, तो दिस इज द हिस्ट्रिकल समरी। 1887 में डिस्कवर हुआ, बट उन्होंने आगे इसको परस्यू नहीं किया। 1888 में उन्हीं के एक स्टूडेंट ने थोड़ा उसको एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन वगैरह दी, थोड़ा बताया उसको। फिर उसके बाद जे थॉमसन ने 1899 में बताया कि यहाँ पे जो करंट जो फ्लो हो रहा है बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, करंट्स जो फ्लो हो रहा है बिटवीन टू प्लेट्स, इसको आप यहाँ से एक सेकंड, एक्चुअली दैट वाज द सेटअप। कि होता क्या है कि यहाँ पे आप ग्लास ट्यूब रखते हैं, दो प्लेट से यहाँ से लाइट आया और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो ये जो सर्किट है इट्स नॉट कंप्लीट, तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इस पे लाइट इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे करंट दिखने लगते। तो जे थॉमसन ने केवल यही बताया था कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है बिटवीन टू प्लेट्स, उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस प्लेट से एमिट हो रहे हैं। किसके कारण, यहाँ से जो सोर्स से जो रेडिएशन इस पर इंसिडेंट होगा। दोबारा सुन लीजिए, जे थॉमसन ने केवल इतना ही बताया, जे थॉमसन ने केवल इतना ही बताया कि जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो कि इस प्लेट से एमिट होगा जब इस पे एक रेडिएशन इंसिडेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस क्यों कम होगा, कब ज्यादा होगा, किस फैक्टर पे डिपेंड होगा, वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा सब कुछ बताया था फिलिप लिनर्ड ने। जो और ये कब किया था उन्होंने, 1902 मतलब 1902 में। उसके बाद फिर ये जो अब इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल रूल्स वगैरह दिए। जो लिनर्ड थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अपनी बता दी कि जो आपका करंट है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, बट उसको फिर एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे कि भाई ऐसा ही क्यों हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन तो बता दिया, एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स आए कि इसके कारण कम हो रहा है करंट, इसके कारण करंट ज्यादा होगा, तो वो सब उन्होंने बता दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है। तो वो सब फिर एक्सप्लेन किया था 1905 में आइंस्टाइन ने, और जो मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस थी उसका यहाँ पे उन्होंने यूज किया था बेस्ड ऑन हिज लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस। ठीक है, वो यूज किया था, तो उसकी हेल्प से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। और इसी के लिए 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, दैट्स वाज द मेन पॉइंट। आप
को याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि 1921 में आइंस्टाइन को इसी एक्सप्लेनेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जबकि यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको पता होगा कि जो आइंस्टाइन है उन्होंने रिलेटिविटी एक्सप्लेन किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक जो फॉर्मूला है जो आप सब पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू mc², ये सभी को पता होगा। तो ये फॉर्मूला भी किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। इतना कुछ उन्होंने स्पेशल वर्क किया था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। बट ये जो एक्सप्लेनेशन थी इन्होंने दिया था जो 1905 में, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1921 में। ठीक है, इट इज क्लियर। सो दैट इज द हिस्ट्रिकल समरी। अब उसके बाद आते हैं वापस डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन तो आपको पता ही है, when an electromagnetic radiation of sufficiently high frequency such as light ultraviolet light and x-rays is incident on a clean metal surface, electrons are emitted from it. This phenomena is known as photoelectric effect and the emitted electrons are called photoelectrons. So this is the simple definition कि जब भी कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वहां से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, और ये जो फिनोमिना है यही आपका क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ रहे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन। इज इट क्लियर? से स्टार्ट हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका 1887 में, हर्ट्ज ने जस्ट इसको ऑब्जर्व किया, बट कोई आगे एक्सपेरिमेंट नहीं किया। फिर उन्हीं के स्टूडेंट थे हालवोच, 1888 में उन्होंने डेफिनेशन वगैरह दी। फिर 1899 में जे थॉमसन ने बताया कि यहाँ से जो जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो किसके कारण हो रहा है? दैट इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद 1902 में लिनर्ड ने इसको पूरा एक्सप्लेन किया, जो भी मतलब एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने लगाया और पूरे तरीके से ऑब्जर्व किया, और जो जो रूल्स वगैरह थे उन्होंने वहां से कुछ बताया कि जो करंट है वो किस किस फैक्टर्स पे आपका डिपेंड कर रहा है। बट वो उसको उन्होंने क्या बताया, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली वो सब उन्होंने बताया, बट ऐसा क्यों हो रहा है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको स्टेटमेंट दें कि मतलब एक बॉल को आप छोड़ते हो तो कहाँ आएगी? ग्राउंड पे आएगी। तो दैट वाज ए स्टेटमेंट कि आपने ऑब्जर्व किया कि जो बॉल है वो आपका नीचे आ रहा है। ठीक है, सभी को पता है हाँ नीचे आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? तो दैट्स द रीजन। वो भी आपको एक्सप्लेन, वो कहलाता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या हुआ कि तो आप एक्सप्लेनेशन क्या देंगे बॉल का नीचे आने के लिए? कि जो अर्थ है वो क्या कर रहा है? बॉल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ ही मूव करता है। तो दैट्स द एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे 1902 में लिनर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन रूल्स थे वो सब तो बता दिए, बट वो ऐसा क्यों हो रहा है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर उस सब को एक्सप्लेन किया 1905 में आइंस्टाइन ने, और किस बेस पे? उन्होंने मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस वो यूज किया था, उसकी हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया, और इसी के लिए उसको उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। उसके बाद वापिस आते हैं डेफिनेशन पे। तो सिंपल डेफिनेशन है कि किसी मेटेलिक सरफेस पे जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर एक्सरेज वगैरह टकराएंगी तो वहां से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिटेड होना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, और यही फिनोमिना आपका क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो एमिट हो रहा है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यदि एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सिंपल क्या है, ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड आपने लगाए हुए हैं। दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड।
और कैथोड पे लाइट यहाँ पे आप इंसिडेंट कर पाए तो यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो बनाई गई है जिसकी हेल्प से ये सोर्स है, इससे लाइट जो है वो इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा। ठीक है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, लाइट इंसिडेंट होगा मेटल पे, तो दिस इज द सोर्स और इसका रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो सके, सो देयर इज ए क्वार्ट्ज विंडो। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लेट्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, आपको उनको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ये जो कीज हैं वो इस तरीके से है कि जो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप पॉजिटिव भी रख सकें और नेगेटिव भी रख सकें। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये कैथोड है और ये आपका एनोड है, तो कैथोड क्या होता है आपका मेनली नेगेटिव और एनोड आपका क्या होता है पॉजिटिव। तो इनकी जो पोलैरिटी है उसको आप एक्सचेंज कर सकें फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पज, कि भाई यदि हम पोलैरिटी चेंज कर दें, मैं इसको पॉजिटिव कर दूं और मैं इसको ये जो है इसको नेगेटिव कर दूं, तो तब क्या होगा। सो देयर इज ए की डिफरेंट कीज ताकि आप इसकी पोलैरिटी को चेंज कर पाएं। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं इस बैटरी की हेल्प से, उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। और यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इस पे जाएंगे, सर्किट पूरा होगा तो डेफिनेटली सर्किट में एक करंट आएगा और उसी करंट को पढ़ने के लिए यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर भी कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जब एग्जाम में यदि आता है और इसको आप लिखते हैं तो ये तो आप बनाएंगे और साथ में आप 2-4 लाइन भी इससे रिलेटेड आपको लिखनी है। ठीक है, अच्छे मार्क्स के लिए वो जरूरी है। ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे तो 2-4 बातें कि भाई कैथोड है, एनोड है, एक विंडो है क्वार्ट्ज विंडो जहां से रेडिएशन इस पे इंसिडेंट होगा, एक वोल्ट मीटर हमने लगाया हुआ है, एक माइक्रो एमीटर हमने लगाया हुआ है। ठीक है, ये सब है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्व क्या करना है। देखिए हम क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं सीधे एनोड पर। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो जा रहे हैं एनोड पर। अब इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसे तो दिखेंगे नहीं कि यहाँ से निकला और यहाँ से चल के वो यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, विजिबल नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, कितने टाइम में यहाँ पहुंचे, इलेक्ट्रॉन्स कम हुए ज्यादा हुए, तो वो सब आप कैसे मेजर करेंगे, वो सब आप मेजर करेंगे इस करंट के द्वारा कि सर्किट में कितना करंट है। क्यों, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के इस पे पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। और जो करंट है वो आपका क्या होता है, I इज इक्वल टू dq/dt। ठीक है, तो दिस इज अ चार्ज और वो चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, कितने टाइम में पहुंच रहे हैं, वो सब आप किससे ऑब्जर्व करेंगे, वो सिंपली आप इस करंट के द्वारा ही ऑब्जर्व करेंगे। तो इसी से रिलेटेड लॉ दिए गए कि जो ये करंट है वो कैसे कम होगा, कैसे ज्यादा होगा। और किसके रेस्पेक्ट में हम ये सब चेक करते हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में, दैट इज द रेडिएशन। रेडिएशन के रेस्पेक्ट में सब चेक करना है। रेडिएशन के रेस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो ही पॉइंट हैं। फर्स्ट इज कि जो रेडिएशन है वो इंसिडेंट होगा सरफेस पे, एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहा है वो तो आपने पढ़ लिया किससे, करंट से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, रेडिएशन से रिलेटेड। तो जो करंट है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है, ऐसे इसको आप बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है। यदि रेडिएशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। इज इट क्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडिएशन पे। तो जो आपका करंट है वो भी आपका किस पे डिपेंड करेगा, रेडिएशन पे। कि जो करंट है सर्किट में आई वो आपका डिपेंड करेगा रेडिएशन पे। ठीक है, और रेडिएशन से रिलेटेड दो ही पॉइंट हैं। फर्स्ट इज क्या, एक तो हम इंटेंसिटी चेक करेंगे और दूसरा क्या चेक करेंगे, एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। रेडिएशन में क्या पॉइंट होंगे, फर्स्ट इज इंटेंसिटी एंड द सेकंड इज एनर्जी। इज इट क्लियर, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है,
कि जो करंट से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन थे वो उन्होंने दिए उस, लेकिन उस पे ओके तो वो देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर इसको इफेक्ट करता है कि जो करंट है so that's the point, the photoelectric current is found to depend on the following factors. किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला है आपका the frequency of the ओके जो करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इस पे डिपेंड करेगा. सेकंड इज इंटेंसिटी ऑफ second point is the intensity of the incident radiation, and the third is potential difference between the electrodes, and the fourth is nature of the emitting surface. दोबारा सुन लीजिए किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट ऑफ द सॉरी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस. अब इस पे इन सब फैक्टर्स पे करंट कैसे डिपेंड कर रहा है वो समझने के लिए वापस इधर आ जाइए. ओके करंट इंटेंसिटी और थोड़ा पीछे चलते हैं. ओके देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जो लाइट रेज है, ठीक है, जो लाइट रेज है वो इंसिडेंट हुआ. अब इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट रेज के पास है एनर्जी जिसको आप लिखते हैं एच न्यू, ठीक है. ये रेडिएशन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेके यहाँ से बाहर आ जाएगा. दैट्स द प्रोसेस, ठीक है. अब ये जो लाइट रेज है उसको आप दो फॉर्म में मान सकते हैं. एक तो क्या है वेव फॉर्म है और दूसरा क्या है पार्टिकल नेचर, ठीक है. अब पार्टिकल नेचर किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने बताया. ओके दोबारा सुन लीजिए एक बार. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं? करंट की हेल्प से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है. और जो करंट है वो आपका किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे बताया गया. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, सेकंड इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, थर्ड इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द फोर्थ इज द नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस. अब ये फ्रीक्वेंसी पर क्यों डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर क्यों डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पर क्यों डिपेंड कर रहा है और नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस पे क्यों डिपेंड कर रहा है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब यहाँ से जो करंट है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज पर सेकंड, कितना चार्ज यहाँ से निकल के जो आपका कैथोड प्लेट है यहाँ से निकल के वो आपका जा रहा है एनोड पर, ठीक है. इस पे डिपेंड कर रहा है. और जो चार्ज है वो आपका किस फॉर्म में चल रहा है? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में. तो अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए पर सेकंड वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपका रेडिएशन पे, ठीक है. एक तो ये पॉइंट हो गया. तो रेडिएशन पे डिपेंड करेगा और जो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है. दोबारा सुन लीजिए कि जो पॉइंट है कि जो करंट है वो आपका इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है. तो इंटेंसिटी पर डिपेंड इस वजह से कर रहा है क्योंकि जो करंट है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी क्यू के. डी क्यू के क्यों प्रोपोर्शनल होगा कि कितना करंट सॉरी कितना चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ और जो चार्ज है वो आपका किस फॉर्म में चल रहा है? वो चल रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में. तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के पर सेकंड यहाँ पे पहुंचेंगे आपका करंट उतना ही ज्यादा होगा. तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं पर सेकंड वो डिपेंड करता है रेडिएशन की इंटेंसिटी पे. वो किस पे डिपेंड करता है? रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. सो दैट्स वाई जो इंटेंसिटी है वो आपका करंट को इफेक्ट करता है, ठीक है. ये हो गया एक पॉइंट. तो दूसरा पॉइंट क्या था कि जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, जो फ्रीक्वेंसी है
उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी पर क्यों डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर इसलिए डिपेंड कर रहा है कि जो करंट फॉर्मूला है दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी, कितना चार्ज जा रहा है उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, बट कितने टाइम में जा रहा है वो भी मैटर करता है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी पहले तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, फिर बाद में आपने बढ़ा के कर दी उसको 10 मीटर पर सेकंड। तो इज इट क्लियर कि यहाँ पे जब 5 मीटर पर सेकंड होगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच पाएंगे, मतलब कम चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंचा, तो जो करंट है वो आपका कम होगा। लेकिन जैसे ही आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो उतने ही टाइम में अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे जा पाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से निकल के यहाँ पे जाएंगे तो ज्यादा चार्ज यहाँ पे पहुंचा होगा। सो दैट्स वाई जो करंट है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मतलब डिपेंड कर रहा है, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी से आप एक्चुअली उसको नहीं डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं आप काइनेटिक एनर्जी से। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यूनिट टाइम में, यदि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे पहुंचेंगे और आपका जो करंट है वो भी आपका ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगा कि जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी कितनी है, और जो एनर्जी है रेडिएशन की वो आप क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। सो दैट्स वाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। और काइनेटिक एनर्जी से आप क्या डिसाइड कर रहे हैं कि जो करंट है वो आपका कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो फाइनली यू कैन से जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है सर्किट में, वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये बोला गया। इज इट क्लियर? ऐसे ही जो थर्ड पॉइंट था कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही लॉजिक है, यही एक्सप्लेनेशन है कि जब यहाँ पे आप एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, मान लिया इसको आपने क्या किया, नेगेटिव कर दिया, और इसको आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा। लेकिन यदि आप इसके अपोजिट सोचें कि कैथोड को मैंने पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट तो होगा, लेकिन इसके पास कैसा चार्ज, सॉरी कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव, तो ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट, और ये इसके पास कैसा पोटेंशियल है, नेगेटिव, और ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल। तो एक फोर्स लग जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वही बात है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और इस केस में काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आप कम ज्यादा करके काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो डेफिनेटली जो करंट है सर्किट में वो भी चेंज होगा। सो दैट्स वाई कहा गया कि जो पोटेंशियल, जो करंट है वो आपका पोटेंशियल, जो आपका करंट है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था कि जो आप कैथोड मेटल ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। उस पर कैसे डिपेंड करेगा, ये देखा जाता है कि जो आपका रेडिएशन है उसके लिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू नोट, जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोला जाता है दहली आवर्ती। ठीक है, यदि इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट मेटल के लिए, डिफरेंट मेटल के लिए इसका वैल्यू आपका जो न्यू नोट है उसका वैल्यू सभी के लिए अलग अलग होता है। मान लिया एक के लिए तो था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे के लिए है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जब आप इस सरफेस पे रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, लेकिन यदि सेम रेडिएशन आप यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो और कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा तो जो करंट है सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए बोला गया है कि जो आपका करंट है वो आपका मेटल पर भी डिपेंड करता है। किसके कारण डिपेंड करता है, दैट इज द रीजन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो ये सब एक्सप्लेन हो गया। अब इसके बाद ये बता ही दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस। उसका मतलब वही है कि जो मेटल आप ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अब इसके बाद की जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी वहां से कुछ फॉलोइंग रिजल्ट्स थे वो देखे गए कि ये तो हमने बता दिया कि भाई किस किस पॉइंट्स पर जो करंट है वो आपका डिपेंड कर रहा है, बट जो चेंज है वो कैसा है। ठीक है, तो दैट इज द फॉलोइंग रिजल्ट्स, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है उसमें बताया गया कि कैसे वो चेंज हुआ। तो उसमें जो आपका फर्स्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। यस, यहाँ पे देखिए, दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, दैट्स द सिंपल पॉइंट। बट यहाँ पे जो लाइट है, जो जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ था 1902 में, लिनर्ड ने किया था। जो आप रिजल्ट्स अभी पढ़ेंगे वो सब लिनर्ड ने बताए थे। वो कब बताए थे? 1902 में। तो 1902 में आपके पास जो लाइट है उसके दोनों नेचर अवेलेबल थे, मतलब वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा अभी, जो भी रिजल्ट्स वहां पे लिखे गए हैं वो पार्टिकल नेचर पे बताऊंगा। ठीक है, वेव तो आप सिंपली समझते ही हैं, जो सिंबल भी यहाँ पे बने हुए हैं जो दिखाए गए हैं वो किसके सिंबल हैं? वेव सिंबल हैं सिंपली। लेकिन इसके साथ ही आप क्या करेंगे, ये ओके, सो दिस इज द वेव सिंबल। एक तो ये हो गया एक नेचर। तो ये आता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर, जो कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और दूसरा क्या था? पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि ऐसे तो चलेगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल्स का झुंड होगा। ठीक है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी लाइट जैसे दिखाई गई है। यहाँ पे क्या होंगे? डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी मैंने बताया था कि रेडिएशन से रिलेटेड आपने दो पॉइंट्स ध्यान रखने, एक तो इंटेंसिटी, दूसरा एनर्जी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो यदि आप बात करेंगे किसकी, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि आप वेव की बात करेंगे तो वहां पे जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और जो एनर्जी है, यदि आप वेव की बात करें तो जो एनर्जी होगी वो भी आपका डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पर, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी। यदि आप वेव लेके चलेंगे तो जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आप बात करें पार्टिकल नेचर का, ठीक है, तो पार्टिकल नेचर में यदि आप इंटेंसिटी बोलेंगे तो इंटेंसिटी से मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और वो भी पर सेकंड, कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, यदि आप पार्टिकल नेचर लेके चलेंगे तो इंटेंसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो कि इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। और जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर, और जो एनर्जी होगा दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप देख लें कि यहाँ पे एक्चुअली फिनोमिना क्या हो रहा है। सिंपल, यदि इन सिंपल वर्ड्स क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए, जो रेडिएशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ से, वो इंसिडेंट हुए, और इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ? ये भी एक पार्टिकल है और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराया, तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है? कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स हो रहा है। अब जब कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स होगा, ये फोटोन आया, इसके पास एनर्जी है, ये इससे टकराएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है,
और जब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके पास जितनी भी एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो जाएगी किसको, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? किस टर्म में आप बात करेंगे, आप मैक्स प्लांक हाइपोथेसिस के टर्म में बात करेंगे, मतलब जो रेडिएशन है वो उसको आप वेव ना लेके आप क्या लेंगे, पार्टिकल नेचर, ठीक है। और पार्टिकल नेचर में क्या होगा कि जो लाइट का मतलब है वहां पे नंबर ऑफ फोटोन से है कि नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं यहाँ से, और वो इंसिडेंट होंगे, और इंसिडेंट होंगे तो जो फोटोन है वो आपका टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, दैट इज कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स यहाँ पे होगा। और उस कोलिजन में क्या होगा कि ये जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और ये इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब इस फोटोन के पास क्या आता है, एनर्जी एच न्यू, और ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास अब एनर्जी आ गई, और एनर्जी आ गई तो ये इस एनर्जी को लेके बाहर निकल जाएगा। जैसे आपके पास पैसे हो, आप मार्केट निकल जाते हो खाना खाने, हैं चाट पकौड़ी शॉपिंग वगैरह मॉल पिक्चर देखने, पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ पे जाओगे। तो पहले क्या था कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई एनर्जी नहीं थी, तो ये अपना सिंपल यहाँ से आराम से थोड़ा बहुत घूम फिर रहे थे, कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही ये इनके पास एनर्जी आई तो ये लेके बाहर निकल गए, ठीक है। तो यही इसी को बेस मान के जो आगे जो रिजल्ट्स हैं उसको आप समझने का कोशिश करेंगे।